नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय देश में चुनाव नतीजों की चर्चा चल रही है, थम नहीं रही। खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पश्चिम बंगाल जीती है उसकी चर्चा अभी चल रही है और मुझे लगता है अभी आने वाले समय में काफ़ी देर तक चलती रहेगी। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और उन चुनावों पर भी उन 7 राज्यों पर पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे का असर पड़ेगा। लेकिन मैं चुनाव नतीजा क्या होगा 2027 में 7 राज्यों में उसकी बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के ग्रोथ का पाथ देखिए, उसके विकास का रास्ता देखिए। खास तौर से 2014 के बाद से 2014 से पहले भी ऐसा नहीं कि बीजेपी कभी किसी राज्य में सत्ता में नहीं आई या केंद्र में नहीं आई। केंद्र में 6 साल सत्ता में रही, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर सत्ता में रही, लेकिन उसका जो भौगोलिक विस्तार और सामाजिक विस्तार दोनों सीमित दायरे में था। भौगोलिक दृष्टि से भी देखें और सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो उसको जब मल्टीपोलर लड़ाई होती थी उसमें फ़ायदा मिल जाता था। सीधी लड़ाई में बीजेपी हार जाती थी। कुछ अपवाद एक आध छोड़ दीजिए, सीधी लड़ाई में खास तौर से जहां क्षेत्रीय दल से मुकाबला हो, कांग्रेस पार्टी से भी हारती थी, लेकिन वो हार जीत दोनों की होती रहती थी। लेकिन जो परिवर्तन आ रहा है, मेरा मानना है कि इसकी शुरुआत गुजरात से हो चुकी थी 2014 से पहले से, 1990 से। हालांकि संगठन की दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन सबसे मजबूत देश के किसी प्रदेश में रहा है तो मध्य प्रदेश। जनसंघ के समय से, उस समय से उसकी जड़ें बड़ी गहरी रही हैं और आज भी है। उस संगठन में कोई कमजोरी आज भी नहीं आई है। लेकिन गुजरात में 1990 में जो हुआ, जनता दल के साथ मिलकर लड़ी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव 1990 का। दोनों को मिलाकर बहुमत आया, गठबंधन की सरकार बनी। उसके बाद से हम 2026 में है, 36 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कोई चुनाव नहीं हारी है। तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक दृष्टि से देखें तो गुजरात में जो पांव है वो अंगद का पांव बन गया है, उसको कोई हिला नहीं पा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक मॉडल बना लिया है कि हमको और दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की जीत, इसी तरह का प्रभाव, इसी तरह का आधार हासिल करना है। आप देखिए कि 2003 से 2026 23 साल की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1.5 साल को छोड़कर बाकी समय जो है भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है। 2003 से 2026 तक बीच के 5 साल छोड़ दें, 2018 से 2023 का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात के बाद मेरा मानना है कि ये 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए अंगद का पांव बने और फिर लौट कर आई। 5 साल के लिए बाहर हुई, 1.5 साल के लिए बाहर हुई और फिर लौट कर आई और बड़े बहुमत से आई। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं कि क्लोज कंटेस्ट में 5 सीट से आगे हो गई, 4 सीट से आगे हो गई, आधा % वोट से आगे हो गई, ऐसा नहीं। बड़े बहुमत से इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद तो देश में प्रो इनकम्बेंसी के ट्रेंड को भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया। ऐसा नहीं कि दूसरे दलों ने नहीं किया, और भी दलों ने किया, लेकिन मैं क्षेत्रीय दलों की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे उड़ीसा में नवीन पटनायक ने किया, या फिर आप एक आध उदाहरण इस तरह के और दे सकते हैं। जैसे 15 साल असम में तरुण गोगोई की सरकार ने किया, 15 साल तक जो है शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली में राज किया। तो इस तरह के उदाहरण आपको अलग अलग राज्यों में मिल जाएंगे। लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी अलग अलग राज्यों में इस तरह की अपनी स्थिति को मजबूत करती हुई अगर दिखाई दे रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। गुजरात के बाद बात करें राजस्थान की, तो यहाँ 5 साल पर सत्ता परिवर्तन काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। 1977 में पहली बार, 77 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें सबसे बड़ा घटक दल जनसंघ था। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। तब से बीजेपी लगातार जो है वो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, सत्ता का ये परिवर्तन होता रहा। लेकिन भाजपा उस तरह का आधार, जनाधार मजबूत नहीं बना पाई राजस्थान में, जैसा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या गुजरात में बना पाई।
अब उसके आगे देखिए जो यात्रा शुरू होती है, खासतौर से मेरा मानना है कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश, वैसे तो उत्तर प्रदेश में 1991 में पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन 93 में बहुमत से दूर रह गई। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव 80 में से 71 + 2 73 सीटें। 2017 विधानसभा चुनाव 310 अकेले, 15 सहयोगियों के साथ 325 सीटें 403 में से। 2019 का लोकसभा चुनाव सपा बसपा का अलायंस हो गया, तब भी बीजेपी 62 + 2 64 सीटें 80 में से जीती। 2022 सहयोगियों के साथ 255 + 20 275 सीटें जीती 403 में से। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश दूसरा गढ़ बन रहा है, जहां उसका अंगत का पांव जमने जा रहा है। ये 2027 के चुनाव नतीजे इस धारणा को स्थापित करने वाले हैं। आप 2024 में जो झटका लगा उस पर मत जाइए, उसको अपवाद मानिए, वो नियम नहीं है। ये बात मैं काफ़ी लंबे समय से, खासतौर से 2024 के बाद से लगातार कह रहा हूँ कि 2024 में जो हुआ उत्तर प्रदेश में, विपक्ष के लिए वो बाढ़ का पानी था। वो समझ रहे हैं कि नदी का यही जल स्तर है। तो 2027 में वो गलतफहमी दूर हो जाएगी, लेकिन 2027 में जब दूर हो जाएगी तब उसकी बात करेंगे। बिहार में 2005 से, अकेले नहीं, जनता दल यूनाइटेड के साथ 2005 से लगातार बीजेपी सत्ता में है। 2013 में नीतीश कुमार छोड़कर गए, तब की बात कर लें, या 2015 में बीजेपी अलग लड़ी, अलायंस तोड़ दिया था उस समय नीतीश कुमार ने, या बीच में फिर जो है वो 2020 के चुनाव के बाद कुछ समय के लिए चले गए थे, उसको छोड़ दीजिए। तो लगातार बीजेपी सत्ता में रही है बिहार में। अब उसका पहली बार मुख्यमंत्री बना है। उड़ीसा, जहां 1999 से बीजेपी और बीजेडी साथ में सत्ता में रहे, 2009 में नवीन पटनायक ने गठबंधन तोड़ दिया, तब से बीजेपी विपक्ष में थी, मुख्य विपक्षी दल थी। और अब 2024 के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा दोनों में उसकी जीत हुई है। पहली बार उसकी सरकार बनी है, पहली बार उसका मुख्यमंत्री बना है। अब उड़ीसा में कोई चैलेंजर नहीं है। नवीन पटनायक का जो स्वास्थ्य है और जो उम्र है उनकी, उसको देखते हुए, और कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा है उसको देखते हुए, उड़ीसा में अब कोई चैलेंजर बीजेपी का है नहीं। यहाँ से बीजेपी और मजबूत होने वाली है, आने वाले चुनाव में कमज़ोर नहीं होने वाली। इसी तरह से आप अगर आ जाएं नॉर्थ ईस्ट में, असम तीसरी बार सरकार बनी है, जहाँ 40% आबादी मुसलमानों की है। मुस्लिम वोट का वीटो कैसे न्यूट्रलाइज करना है, ये बीजेपी ने पूरे देश को बताया। तीसरी बार लगातार बीजेपी की सरकार असम में बनी है। त्रिपुरा में 2 बार बन चुकी है, तीसरी बार भी बनेगी 2028 में। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, और अब उधर से बढ़ते हुए आइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, मेरा मानना है पश्चिम बंगाल की जीत भारतीय जनता पार्टी की अब तक हुई जीत में सबसे बड़ी जीत है। इस जीत को मैं 2017 की उत्तर प्रदेश की जीत से भी बड़ा मानता हूं। उत्तर प्रदेश में 2017 में जो जीत हुई, उससे पहले बीजेपी जीत हासिल कर चुकी थी। उसका एक बड़ा जनाधार पहले से था। अयोध्या आंदोलन का उसको लाभ था। पश्चिम बंगाल में इस तरह का कोई लाभ नहीं था। सब कुछ उसके खिलाफ, डेमोग्राफी खिलाफ, 30% मुसलमान, भद्रलोक खिलाफ, हिंदुत्व से जिसको चिढ़ थी, सीपीएम का 34 साल का राज रहा, और उससे पहले कांग्रेस का 30 साल का राज रहा। घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दी, उनको अपना वोट बैंक बनाया ममता बनर्जी ने, और आगे बढ़ाया उसको। ममता बनर्जी को तो जय श्री राम के नारे से भी चिढ़ थी, हिंदुत्व की तो बात ही छोड़ दीजिए। उस राज्य में जहां 2016 में सिर्फ 3 विधानसभा सीटें थी, 2014 में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें थी, 21 में बीजेपी 77 सीटें, 77 विधानसभा सीटें जीती। 2019 में उससे पहले 18 लोकसभा सीटें जीती। फिर कह रहा हूं 2024 को अपवाद मानिए। अगर अपवाद न मानते, आप उसी धारणा पर चलते कि 2024 में जो हुआ
वही हाल होने वाला है। तो उसके हिसाब से तो ममता बनर्जी को, टीएमसी को 203 विधानसभा सीटें मिलनी चाहिए थी, मिली सिर्फ 80। भारतीय जनता पार्टी को 207 विधानसभा सीटें मिली हैं। ये सबके लिए अकल्पनीय था। बड़े से बड़ा भाजपा समर्थक आप उससे पूछते तो वो नहीं मानता, क्योंकि लोग जो परिवर्तन जमीन पर हो रहा था उसको देखने को तैयार नहीं थे। जिनको दिख रहा था वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा बदलाव आ सकता है। लोगों के अंदर जो क्षोभ था, जो गुस्सा था, दबी हुई जो विद्रोह की भावना थी, उसको देखने से ज़्यादातर लोगों ने इनकार कर दिया। जिनको दिखा उन्होंने मान लिया कि ठीक है, ये सब है, लेकिन ये वोट में नहीं बदलेगा। लोगों ने बताया कि वोट में भी बदलता है ये। पश्चिम में गुजरात की बात की मैंने, महाराष्ट्र 2014 से लगातार बीजेपी जीत रही है। 2019 में उद्धव ठाकरे ने धोखा न दिया होता तो उनकी 2.5 साल की वो सरकार न बनती। लेकिन बीजेपी 2014 से विधानसभा चुनाव में कभी भी नहीं हारी। लोकसभा चुनाव में भी वो नंबर 1 की पार्टी, विधानसभा में भी नंबर 1 की पार्टी 2014 से लगातार बनती रही है। लोकसभा में 2024 में वो पीछे हो गई। फिर उसको अपवाद मैं 2024 के पूरे लोकसभा चुनाव के नतीजे को राजनीतिक दृष्टि से, खासतौर से भाजपा की दृष्टि से, अपवाद के रूप में मानता हूँ। ये वो महाराष्ट्र था जहाँ 2014 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी थी, अब लगातार पहले नंबर की पार्टी है। हरियाणा तीसरे नंबर की पार्टी थी 2014 से पहले, लगातार 3 बार सरकार बन चुकी है। उत्तराखंड, गोवा लगातार सरकारें बन रही हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन राज्यों में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो वो लगातार उसकी संगठन की, नेतृत्व की, नीतियों के स्तर पर कोशिश है कि जहाँ जीते वहाँ उसका संगठन अंगद के पांव की तरह जमकर बैठ जाए। अब सवाल यह है कि अगला लक्ष्य क्या है। अगला लक्ष्य बीजेपी के लिए 27 में ही हिमाचल प्रदेश है। वहाँ जीतने में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा परेशानी बीजेपी को होगी। इसी तरह से कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटक में जीत, जो कांग्रेस की हालत है उसमें बीजेपी का जीतना कोई बहुत बड़ी चुनौती की बात नहीं है। तेलंगाना चुनौती है, भाजपा आगे जाकर पीछे लौटी है। तेलंगाना एकमात्र राज्य है जहां आगे बढ़कर पीछे लौट आई, चुनाव नतीजे में नहीं, लेकिन जो उसका विस्तार हो रहा था, भौगोलिक और सामाजिक विस्तार दोनों, उससे पीछे आई। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई राज्य इस समय है तो वो है पंजाब, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी और पूरे उत्तर भारत में वर्चस्व स्थापित करने की दृष्टि से भी। पंजाब तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो सफलता का कारवां है ये चलता रहेगा या उस पर ब्रेक लगेगी। तो इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने संगठन को बढ़ा रही है, नए नेतृत्व को आगे बढ़ा रही है। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के कैंपेनर के रूप में अगर आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी, इतने नेता हैं जो नेशनल लेवल पर किसी भी राज्य में कैंपेन करें तो उनको सुनने वाले, उनको मानने वाले, उनकी बात समझने वाले आपको मिल जाएंगे। और किसी पार्टी में आपको ऐसे नेताओं की, ऐसे स्टार कैंपेनर्स की संख्या नहीं मिलेगी। वैसे स्टार कैंपेनर के रूप में आप इलेक्शन कमीशन को 100 नाम दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सचमुच में जो स्टार कैंपेनर है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो उसकी सरकार है और राज्यों में जो सरकार है, ये जो डबल इंजन सरकार की बात होती है वो दरअसल गवर्नेंस के मॉडल को पेश करने की बात होती है। लोगों को ये बताने की कोशिश करती है पार्टी, और लोगों को समझ में भी आ रहा है कि डबल इंजन की सरकार हो तो राज्य का और देश का दोनों का एक साथ विकास कैसे होता है। वो परिवर्तन, वो बदलाव लोगों को दिखाई दे रहा है। तो लीडरशिप, नीतियां, संगठन, गवर्नेंस और डिलीवरी,
ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है। उसके अलावा जाति को भारत की राजनीति से आप अलग करके नहीं देख सकते। जाति समीकरणों को साधना, और उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनके बारे में बात करना, उनको गवर्नेंस में, मतलब सरकार में और संगठन में, दोनों स्थानों पर उनको प्रतिनिधित्व देना। ये पिछले 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर किया है। इसलिए उसका जनाधार आप देखिए लगातार राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव मजबूत होता जा रहा है। और आप मानकर चलिए कि जिस तरह से कांग्रेस ध्वस्त हुई है और अब बारी है क्षेत्रीय दलों की, जिस तरह से उनका पतन हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीतिक कारवां को रोकने वाला, या कहें कि उसका जो अश्वमेघ यज्ञ है उसके घोड़े की रास थामने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परेशानियां जरूर होंगी, आएंगी भी, कहीं हार भी सकती है, लेकिन ओवरऑल जो है भारतीय जनता पार्टी आगे ही होती हुई दिख रही है, मजबूत होती ही दिख रही है। दक्षिण में जहां कुछ नहीं है, केरल में 3 विधायक जीत गए, उसके पहली बार ऐसा हुआ। तमिलनाडु में भी 1 विधायक जीता है। उसके भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण में फुटप्रिंट बढ़ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो अभी लंबी लड़ाई है, लंबी यात्रा है, तत्काल उसमें कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कहीं भी पीछे नहीं जा रही है, आगे ही बढ़ रही है। तो इस दृष्टि से देखिए तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पूरे देश पर जो अपना प्रभाव जमाएगी राजनीतिक रूप से और उसके अलावा गवर्नेंस की दृष्टि से, उसका मुकाबला करने वाली कोई पार्टी अभी दिखाई नहीं दे रही है। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।